तीनों का मतलब समझते हैं। देखिए, स्टेट शब्द, अब आप पॉलिटी पढ़ने चले हैं, आपको स्टेट शब्द का एक नहीं तीन मतलब होता है। आप जब बोला जा रहा है तो उस किस कॉन्टेक्स्ट में बोला जा रहा है, आप जज कीजिए कि हम क्या बोल रहे हैं। स्टेट का एक अर्थ होता है पूरा का पूरा कंट्री, यानी कि हम कंट्री को भी एज ए होल स्टेट बोलते हैं। तो अगर हम आपको कहीं पे एक पंक्ति मिले कि संयुक्त राष्ट्र सदस्य राज्यों से मिलकर के बना है, द यूनाइटेड नेशन इज मेड अप ऑफ मेंबर स्टेट्स, तो हम उस समय क्या बात कर रहे हैं, कंट्री की बात कर रहे हैं। दूसरा कंट्री का मतलब होता है जिसको हम सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं, यानी कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी, इनको भी स्टेट कहा जाता है। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं आप देखें कि कॉन्स्टिट्यूशन बोल रहा है कि स्टेट 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देगा, तो वो किसकी बात हो रही है, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की, सरकार की बात हो रही है, ना कि पूरे देश की बात हो रही है। और तीसरे स्टेट का अर्थ होता है बिहार, झारखंड, उड़ीसा, इस तरीके के जो प्रशासनिक इकाइयां हैं, हम जो कंट्री को छोटे छोटे यूनिट्स में तोड़ते हैं, स्टेट्स का एक ये भी अर्थ होता है। आप इससे वाकिफ हैं, लेकिन अब पॉलिटी पढ़ते हुए हमको स्टेट के इन मतलबों से भी आशय रखना है ना। यहाँ जो हम स्टेट की बात कर रहे हैं, ये कंट्री वाले स्टेट को हम डिफाइन कर रहे हैं कि कंट्री वाले स्टेट कहने का क्या मतलब होता है। कंट्री वाला स्टेट से पहले समझिए राष्ट्र कहने का मतलब क्या होता है। राष्ट्र कहने का मतलब या नेशन कहने का मतलब हुआ कि किसी एक जगह पे रहने वाले लोग अपने आप को उस जगह से और एक दूसरे से जो जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। इट्स अबाउट इमोशंस, ये फीलिंग है कि आप जो महसूस करते हैं उसको हम राष्ट्र कहते हैं। नेशन कहने का मतलब एक ऐसा जगह जहाँ के रहने वाले लोग एक दूसरे को जुड़ा के, ये एक फीलिंग पे है, और वो फीलिंग कहलाता है राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म। इन लोगों को जो जोड़ रहा है, जो भावना जोड़ रही है, वो राष्ट्रवाद है। देखिए कि इंडिया क्रिकेट जीतता है तो हम सबको अच्छा लगता है, इंडिया हारता है तो हम सबको बुरा लगता है। सोचिए कि लंदन के एयरपोर्ट पे आप खड़े हैं और पीछे से एक बिहारी का आवाज आपके कान में पड़ता है, लगेगा कि हा ये तो अपना आदमी है। तो जो जो इंडियंस को एक कर रहा है, इसको हम नेशनलिज्म कहते हैं। अलग अलग देश के लोग ऐसे करते हैं। ये सिर्फ एक विचारों में ही एग्जिस्ट कर सकता है, ये सिर्फ एक मानसिक परिकल्पना है। उदाहरण के तौर पे तिब्बत, तिब्बत वाला इलाका आज के समय चाइना वाले इलाके के कंट्रोल में पड़ता है, यानी कि तिब्बत किसी भी तरीके से एक आजाद मुल्क नहीं है, एक कंट्री नहीं है। लेकिन तिब्बत के रहने वाले लोग अपने आप को तिब्बत का मानते हैं, कहते हैं कि हम तिब्बती हैं। वो मानते हैं कि दलाई लामा उनका मुखिया है। तो इसका मतलब हम क्या कह रहे हैं कि तिब्बत एक नेशन है, वो एक राष्ट्र है, लेकिन वो एक स्टेट नहीं है, एक देश नहीं है। राष्ट्र होने के लिए सिर्फ लोगों के बीच में एक कॉमन चीज होना चाहिए जो कि लोगों को जोड़ रहा हो। वहीं उससे विपरीत राज्य, यानी कि देश वाले संदर्भ में राज्य कहने का मतलब पॉलिटिकल साइंस में एक कंक्रीट इकाई से है। राज्य कहने के लिए, एक देश होने के लिए आपके पास चार चीजें होनी जरूरी है, चार लक्षण होना जरूरी है। सबसे पहला चीज क्या होना चाहिए, आपके पास एक नियंत्रण में क्षेत्र होना चाहिए। अगर आपके कंट्रोल में एरिया ही नहीं है तो फिर आप देश कहाँ के हैं, आप कंट्री हो नहीं सकते हैं, अगर आपके अपने नियंत्रण का टेरिटरी नहीं हो, क्षेत्र नहीं हो। दूसरा चीज, हम रेगिस्तान में जाकर के झंडा गाड़ देवें और कहें कि ये हो गया नया देश अकेले में, तो नहीं, दूसरे जो होने चाहिए वहां पे रहने वाले नागरिक होने चाहिए। तो एक क्षेत्र होना चाहिए, नागरिक होने चाहिए, और तीसरा चीज क्या होना चाहिए, वहां पे किसी भी एक प्रकार की शासन व्यवस्था होनी चाहिए। ये पॉलिटी का कोई भी रूप ले सकता है, डेमोक्रेसी हो, राजाशाही हो, तानाशाही हो, कुछ भी हो, लेकिन एक शासन व्यवस्था वहां पे होनी चाहिए। और चौथा चीज क्या होना चाहिए, वहां पे संप्रभुता होनी चाहिए, सोवर्निटी होनी चाहिए, यानी कि बाहर से कोई उसको रेगुलेट नहीं कर रहा। यूपीएससी मेंस में हमको लगता है कि 2021 20-21 के आसपास क्वेश्चन आया था कि भारत राष्ट्र तो हमेशा से था किंतु देश 1947 में बना, कमेंट करें, टिप्पणी करें, है ना। सो अगर
हम इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते थे कि इंडिया में एक अपनापन, एक इंडियन होने का भाव तो हम एंशियंट से देखते हैं, लेकिन इंडिया एक कंट्री के रूप में कभी एग्जिस्ट नहीं किया, क्योंकि इसके चारों कंपोनेंट में पूरा इंडिया कभी एक टेरिटरी रहा नहीं, पूरे इंडियंस कभी एक तरीके के सिटीजन रहे नहीं, पूरे इंडिया पे कभी एक प्रकार की शासन व्यवस्था रही नहीं, और ब्रिटिश कालियाथी में देख रहे हैं कि सोवर्निटी हमारे पास नहीं रही। तो राष्ट्र तो हमेशा से थे, यानी कि लोगों का आपस में ये था, लेकिन अल्टीमेटली देश आप कब बन रहे हैं, जब आपको 1947 में सोवर्निटी आपके पास ट्रांसफर होगा। तो एक देश होने के लिए हमको ये 4 लक्षण होना जरूरी है। तीसरा टर्म हुआ नेशन स्टेट, यानी कि आप देख रहे हैं कि दोनों टर्म को कंबाइन कर दे रहे हैं। नेशन स्टेट किस तरीके का एंटिटी हुआ कि यहाँ पे भावना भी है, लोग एक दूसरे को जुड़ा हुआ पाते भी हैं, और दूसरा क्या है, ये स्टेट भी है, यानी कि टेक्निकली इसके पास ये चीजें भी हैं। आप कह सकते हैं कि सर ऐसा थोड़े होगा कि ये दोनों होना जरूरी है, क्या ऐसा हो सकता है कि एक स्टेट हो लेकिन वो नेशन ना हो, यानी कि भावना हो ही नहीं? हाँ, ऐसा हो सकता है। सोचिए कि ये एक कंट्री है ए, है ना, ये एक कंट्री है बी, ये एक कंट्री है सी। अब ये ए वाले एक कंट्री हैं, एक राष्ट्र भी हैं, इनका अपना एक संस्कृति है, इनका अपना एक खाने पीने का तरीका है, इनका अपना एक बोली है, और इन सभी कारणों से ये सभी एक हैं, इनके बीच में सिमिलैरिटी ये है। बी कंट्री, यहाँ के रहने वालों के बीच में इनकी अपनी एक संस्कृति है, इनका एक अपना खाना है, ये लोग आपस में एक हैं, अपने आप को बी मानते हैं। उसी तरीके से सी वाले, इनकी एक अपनी बोली है, इनकी एक अपनी संस्कृति है, आपस में ये अपने आप को एक मानते हैं, ये एक अलग कंट्री है। अगर हम बाहर से फोर्स लेकर के आए और बीच के इस इलाके को जीत ले, और जीत करके यहाँ पे एक नया डी कंट्री अगर हम बैठाएं, तो क्या हम स्टेट बना पाएंगे? हाँ, बना पाएंगे, क्योंकि स्टेट बनाने के लिए क्या चाहिए? टेरिटरी हो गया, नागरिक हो गए, एक तानाशाही की व्यवस्था बैठा दीजिए और जीत गए हैं, मतलब सोवर्निटी है ही है। यानी कि ये जो डी है वो एक स्टेट तो होगा, लेकिन क्या एक नेशन हो पाएगा? नहीं। डी में इस इलाके में रहने वाले लोग अपने आप को इसी देश के दूसरे लोगों के बजाय दूसरे देश के लोगों से सिमिलर पाते हैं, उनके बीच में ज्यादा सिमिलैरिटी है। यहाँ पे इस इलाके के लोग अपने आप को डी से ज्यादा ए का हिस्सा मानते हैं, और इस इलाके के लोग अपने आप को ए से ज्यादा बी का हिस्सा मानते हैं। एक टर्म कल्चर पे और जुड़ाव पे डिफाइन होता है, एक राजनीति शास्त्र में कंक्रीट इकाई है जो कि भौतिक रूप से फिजिकली एग्जिस्ट कर सकता है, राइट? द पॉइंट इज, ये कॉन्सेप्ट हम अगर इंडियन सेंस में देखें तो भारत में जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, जो असम, मेघालय, त्रिपुरा वाले राज्य हैं, वो लंबे समय से मेन इंडिया से उनको थोड़ा सा सामाजिक रूप से अलगाव रहा है। हम इंडियंस जो बीच में रह रहे हैं, इन्हीं की गलती है, ये इनको जो है चिंकी मिंकी बोलते हैं, इनके फेशियल फीचर चाइना से मिलते हैं, तो दिल्ली में कोई मणिपुर का लड़का आया है तो तुरंत भर में लोग पूछ देता है कि इंडियन हो कि चाइनीज हो। यानी कि अब देखो कि वहां के रहने वाले लोग अगर अपने आप को, हम अन्य भारतीयों से ज्यादा अपने आप को अगर वो चाइनीज के साथ में अगर वो सांस्कृतिक जुड़ाव देखेंगे, तो ये भारत के राष्ट्र के ऊपर खतरा है कि इंडिया टूट सकता है, क्योंकि ये किनारे वाले अपने आप को इनसे ज्यादा वो बाहर वालों के साथ में करके देख रहे हैं। सो पॉलिटिकल साइंस में 3 इकाई होती है। हम लोग अब तक अपने पॉलिटी में इंट्रोडक्शन हुआ है, हम लोग समझ रहे हैं कि राज्य व्यवस्था होती क्या है, राज्य व्यवस्था के प्रकार क्या होते हैं, थोड़ा डेमोक्रेसी पे चर्चा हुआ, थोड़ा प्रेजेंट डे इंडियन स्ट्रक्चर पे चर्चा हुआ। हमने क्या देखा कि भले ही इतिहास में कुछ भी रहा हो, लेकिन आज का भारत में हमको पॉलिटिकल हायरार्की कैसा दिखाई पड़ता है कि सबसे पहले संप्रभुता है सिटीजन्स के पास, और सिटीजन्स ने अपनी संप्रभुता का इस्तेमाल करके किताब में शक्ति दी है, और वो हुआ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में अप्लाइड सोवर्निटी है, मतलब कि वहां से व्यवहारिक रूप से प्रयोग होता है, लेकिन वास्तविक सोवर्निटी कहाँ है? तो वो सिटीजन्स के पास है, हालांकि वो व्यवहार्य नहीं है, उसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, वो कॉन्स्टिट्यूशन के सामूहिक रूप से ही इस्तेमाल किया जा सकता है।
है। और कॉन्स्टिट्यूशन ने इन नागरिकों के प्रशासन के लिए, डेली एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये बीच में शासन व्यवस्था, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट विकसित किया है, जिसमें लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी, इसके अलावा कई स्वतंत्र यूनिट्स भी हैं जो कि मिल करके इन सिटीजन्स के लिए गवर्नेंस का काम करते हैं। सो आज के इंडिया में अगर हम पॉलिटिकल हायरार्की देखें तो कैसे डिफाइन करेंगे? सिटीजन्स, सबसे ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा बीच में बनाया गया राज्य। लेकिन इस समय राज्य हम किसको बोल रहे हैं? दूसरे अर्थ को कह रहे हैं, हम इस अर्थ को कह रहे हैं, है ना, सरकार की बात कर रहे हैं। ये भारत में राष्ट्रपति क्यों है? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि राष्ट्रपति होगा। भारत में सुप्रीम कोर्ट क्यों है? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि सुप्रीम कोर्ट होगा। भारत में पार्लियामेंट और सारी व्यवस्थाएं कैसे काम कर रही हैं? तो सुप्रीम अथॉरिटी जो लॉ ऑफ द लैंड है वो कॉन्स्टिट्यूशन है, और ये अपना अथॉरिटी सिटीजन से डिराइव करता है ना। सो हमको अब भारत में के इस प्रेजेंट पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को अगर पढ़ना होगा तो सबसे आसान और सबसे बेहतर तरीका क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं। हम कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं क्योंकि सारी व्यवस्था कॉन्स्टिट्यूशन से डिफाइन होती है, और उसके बाद फिर उसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में देखेंगे कि व्यवहारिक में ये व्यवस्था नीचे क्या दिख रही है और कैसे काम कर रहा है। सो फंडामेंटली पॉलिटी के अगले लेग में और मेजर पॉलिटी के पार्ट में हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ जगह जहां पे हमको प्रैक्टिकल होगा वहां पे प्रैक्टिकल वाली चीज भी देखेंगे, जैसे सिटीजनशिप, कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है, प्रैक्टिकली क्या एक्ट है, करंट अफेयर्स में क्या मामला आया है, स्टेट्स, कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है, प्रैक्टिकली क्या क्या मामला है, करंट अफेयर्स में क्या आया है। ये दो लेयर मिलकर के हम लोग की अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। सो हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना शुरू करने वाले हैं। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक किताब है, और जैसा कि हम पहले भी कमेंट कर चुके हैं, एक किताब में राजनीतिक शक्ति को देना ये कोई नई घटना नहीं है। सिखों ने अपने आखिरी गुरु के रूप में गुरु ग्रंथ साहिब को चुना है। किताब में जब आप पावर देते हैं तो इंसानी कमियों को दूर कर देते हैं। इंसानी कमियां जैसे इंसान नश्वर है, उसका एक सीमित आयु है, जबकि किताब जो है वो ज्यादा लंबे समय तक टिका रह सकता है। इंसान मिसयूज कर सकता है, इंसान के पास दुर्भावनाएं हैं, जबकि किताब में ऐसा कुछ नहीं है। तो बुक में हम पावर को डाल रहे हैं। अगेन बहुत कॉमन पॉलिटिकल एक्शन आप देखेंगे जो कि हम लोग करते आए हैं। सो ये किताब है, लेकिन अन्य किताबों से अलग है। आप धार्मिक किताबों को अथॉरिटी के रूप में अगर आप देखें तो ये किताब उससे अलग है, क्योंकि धार्मिक किताबों के साथ जो समस्या है वो ये है कि वो जिस समय लिखे गए हैं वो उस समय के मूल्य और उस समय के समाज को दिखाते हैं, जबकि सोसाइटी कंटिन्यूअसली ट्रांसफॉर्म होता है, सोसाइटी चेंज होता है, सोसाइटी की आवश्यकताएं, सोसाइटी के मूल्य, सोसाइटी की संरचनाएं। तो एक किताब अगर बदलते समय के साथ नहीं चेंज हो, और पार्टिकुलरली आप लॉ बुक की बात कर रहे हैं, एक समय में आपको कानून बनाने की जरूरत थी कि घोड़े और ये क्या जो हमारे पास टांगे चल रहे हैं उनको कैसे मैनेज करें। आज आपको ज्यादा चैलेंज पड़ रहा है कि हाइपर लूप और मास ट्रांजिट और अर्बन ट्रांसपोर्ट कैसे आप क्रिएट करें। तो एक लॉ बुक को तो कम से कम लिविंग होना चाहिए, वो डेड नहीं हो सकता है, एक समय पे फंसा नहीं हो सकता है। इस चलते ये किताब परिवर्तनशील है, इसमें अमेंडमेंट संभव है। हमने अब तक ढेर सारे अमेंडमेंट किए हैं, 100 प्लस में हम लोग काउंटिंग में चल रहे हैं। ये अमेंडमेंट भी क्यों हो पाता है? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है अमेंडमेंट करना, क्योंकि इस हायरार्की में जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव सभी कॉन्स्टिट्यूशन से नीचे हैं। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन खुद अलाउ नहीं करेगा कि हमको कैसे अमेंड कर सकते हैं, तो नीचे वाले का अथॉरिटी नहीं है ऊपर वाले को चेंज करने का। सो इस सेटअप में कॉन्स्टिट्यूशन ऊपर है। ये किताब है, यानी कि किताब का फॉर्मेट रखता है। एक किताब का फॉर्मेट क्या होता है? उसके अंदर में चैप्टर्स होते हैं। एक चैप्टर एक सब्जेक्ट मैटर पे होता है। जैसे किसी भी किताब को उठाइए तो उसमें एक चैप्टर एक सब्जेक्ट मैटर में। ज्योग्राफी की किताब उठाए, एक चैप्टर ओशियन वाटर पे, एक चैप्टर एटमॉस्फेयर पे, एक चैप्टर रॉक पे। सो कॉन्स्टिट्यूशन में उस तरीके के जो सब्जेक्ट मैटर है वो भाग या पार्ट्स कहलाते हैं। तो आम किताब में जो चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में वो पार्ट है, भाग है, और हर चैप्टर, हर भाग एक सब्जेक्ट मैटर को हैंडल करता है। जैसे कि एक जगह पे राज्य का मामला भाग 1 में है, नागरिकता का मामला भाग 2 में है, फंडामेंटल राइट भाग 3 में है। सभी पार्ट्स एक सब्जेक्ट मैटर रखते हैं।
सभी पार्ट्स के अंदर, सभी चैप्टर के अंदर में हमको इंडिविजुअल संवैधानिक कानून लिखे हुए नजर आएंगे और इन सभी संवैधानिक कानूनों को एक नंबर दिया जाता है जिनको हम अनुच्छेद या आर्टिकल्स कहते हैं। इन शब्दों पे ध्यान रखिए। इसी तरीके का बना हुआ जब आपको एक ऑर्डिनरी कानून दिखेगा तो उसमें धारा कहेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन में उसको धारा नहीं कह रहे हैं बल्कि अनुच्छेद कह रहे हैं। ये टर्मिनोलॉजी का डिफरेंस है लीगल एस्पेक्ट में। तो आर्टिकल्स इसमें है, आर्टिकल नंबर 1, आर्टिकल नंबर 2, आर्टिकल नंबर 3, आर्टिकल नंबर 4। दूसरी बात, ये आर्टिकल नंबर कंटिन्यूएशन में रन कर रहे हैं, यानी कि जब हम भाग 2 में जाएंगे तो इसमें पहला हो जाएगा आर्टिकल नंबर 5, 6, 7, 8 इस तरीके से, यानी कि ये एक आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ एक जगह पे है जो किसी एक पार्ट में है, यानी कि आप इंडिविजुअली आर्टिकल नंबर से एक विशेष चीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो किसी एक पार्ट में हमारे पास पढ़ने वाला है ना। दूसरी बात 9, 10, 11 एक और चीज गौर कीजिए कि एक भाग में अलग अलग आर्टिकल नंबर्स हो सकते हैं। तो एक में 4 है, एक में जो है सो उससे ज्यादा है। हम आर्टिकल भाग 3 में जाएंगे तो 12 से 35 तक उसके अंदर में बिखरा पड़ा है। तो ये पार्ट्स बड़े या छोटे हो सकते हैं। दूसरी बात, चूंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट संभव है, इस चलते आप फ्रीक्वेंटली क्या देखेंगे कि ये आर्टिकल के अंदर क्लॉज, क्लॉज के अंदर में सब क्लॉज, इस तरीके की बनावट दिखाई पड़ेगी। एक लॉ का स्ट्रक्चर कैसे लिखा जाता है, नेस्टेड स्टेटमेंट होता है। 5 के अंदर में 1, 2, 3, 4, 2 के अंदर में ए और बी। हम इसकी बात कर रहे हैं तो हम क्या बात कर रहे हैं, 5, 2 बी की बात कर रहे हैं। यानी कि जो हम सब क्लॉजेस डिफाइन करते हैं वो नेस्टेड स्ट्रक्चर में डिफाइन करते हैं। दूसरी बात, छोटे अक्षर और बड़े अक्षर। अगर आपको एक आर्टिकल के साथ में छोटा अक्षर दिखाई पड़ रहा है, यानी कि वो एक आर्टिकल के अंदर सब क्लॉज ही हो सकता है। हालांकि कभी कभी जब हमको जरूरत पड़ता है, जैसे कि अब नंबर सारे डल गए, अब बाद में हमको पंचायती राज जोड़नी पड़ी, तो हम क्या करेंगे कि हम किसी एक आर्टिकल नंबर के साथ में कैपिटल लेटर जोड़ना चालू करेंगे। तो कैपिटल लेटर में अगर हम 51A बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये आर्टिकल 51 से एक सेपरेट आर्टिकल है, ये बिल्कुल अलग आर्टिकल। वही हम आर्टिकल 51.A बोले होते तो इसका अर्थ क्या होता, 51 के अंदर ही हम सब क्लॉज की बात कर रहे हैं। तो कैपिटल स्मॉल में इसकी बनावट है, राइट। तीसरी बात, किताब है, किताब के अंदर चैप्टर है, चैप्टर के अंदर में आर्टिकल्स हैं और किताब के आगे पीछे दो विशेष चीज है। आगे में उद्देशिका यानी कि प्रीएम्बल है। ये हर किताब जब ओपन होता है तो किताब के सभी डिटेल्स नहीं, एक जनरल इंट्रोडक्शन, एक सार देने का प्रयास करता है 2-4 पंक्तियों में। हर किताब के शुरुआत में आप देखे होंगे कि एक इंट्रोडक्शन लिखा होता है, वो हमारे पास प्रीएम्बल है। दूसरी बात, किसी भी एकेडमिक बुक को अगर आप देखे होंगे तो उसके आखिर में टेबल्स होते हैं, तलिकाएं होती है। बीच के चैप्टर में बात कह देते हैं, उसको रेफरेंस डाल देते हैं कि फलाना टेबल में ये पढ़ा है, फलाना टेबल में ये पढ़ा है। रेफरेंस टेबल जो है वो एकेडमिक स्ट्रक्चर में आता है। उसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के लास्ट में कुछ टेबल्स पड़े हुए हैं जिनको हम शेड्यूल कहते हैं या अनुसूची कहते हैं। ऐसे 12 टेबल है। टेबल नंबर 1, इसमें अलग तरीके का लिस्ट बना हुआ है, एक्सेल सीट है। टेबल नंबर 2, इसमें अलग तरीके का एक्सेल सीट है। टेबल नंबर 3, इसमें अलग तरीके का एक्सेल सीट है। हम लोग जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो एक एक करके देखेंगे कि किस टेबल में क्या है और वो किस सब्जेक्ट मैटर से बिलोंग करता है, राइट। सो संविधान की ऊपर ऊपर से बनावट पार्ट्स में बने हुए हैं, अनुच्छेदों में बने हुए हैं। शुरुआत में प्रीएम्बल है, लास्ट में हमारे पास शेड्यूल है। अब हम लोग एक तरफ से पढ़ना शुरू करें, लेकिन एक पैटर्न आपको हम गौर करा देना चाहते हैं कि एक राज्य होने के लिए जो चीजें चाहिए थी, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या था, टेरिटरी, पहला चीज। और दूसरा चीज, गेस कीजिए कि भारतीय संविधान का भाग 1 किससे शुरू होता है और भाग 2 किससे शुरू होता है। भाग 1 भारत के टेरिटरी का डेफिनेशन है, कहाँ पे होगा, क्या होगा। भाग 2 में हम सिटीजन्स को डिफाइन कर रहे हैं। ये जो 2 स्टेट होने के क्रिटिकल चीजें हैं, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के शुरुआत भाग में ही डिफाइन हो गया। टेरिटरी, नागरिक,
व्यवस्था पे फिर बाद में हम बात करेंगे। व्यवस्था बिखरी हुई नीचे चली हुई है ना, सोवर्निटी तो इम्प्लाइड है। आइए आज से हम लोग भाग 1 पढ़ना शुरू करने वाले हैं। भाग 1 के अंदर में पार्ट 1 के अंदर में जो सब्जेक्ट मैटर है वो टेरिटरी का है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। पार्ट 1 का जो शीर्षक है वो संघ एवं इसके राज्य क्षेत्र, ये पूरा इकाई कैसा होगा, इसका एरिया कैसा होगा, ये पार्ट 2 में हम लोग मुद्दे के ऊपर उतरे। उससे पहले हम आपको अपने मटेरियल का फॉर्मेट दिखा देना चाहते हैं ताकि कंफ्यूज नहीं हुई। ये जो इस तरीके के बॉक्सेस में जहां आपको चीजें पड़ी दिखाई पड़ी, ये कॉन्स्टिट्यूशन में जैसा लिखा हुआ है वैसा रखा हुआ है। ये लीगल भाषा है, ये कानूनी भाषा है। आपसे कभी भी ऐसा नहीं की जाएगी कि आप जस का तस इसको रिप्लिकेट करें। आपको उसको समझना है, उसके अंडरस्टैंडिंग पे आपका होगा। ये सिर्फ रेफरेंस के लिए है, इसको रटने का प्रयास नहीं करें। नीचे जो व्हाइट स्पेस में आप देख रहे हैं वहां पे हम उसकी व्याख्या निकाल रहे हैं कि उसमें क्या क्या चीजें जानने की जरूरत है। ठीक है, सो हम लोग देखने जा रहे हैं भाग 1, और भाग 1 का सब्जेक्ट मैटर है हमारे पास यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। देखिए, इसको हम लोग, इस चैप्टर को हम लोग बाकी यूनिट 1 के चैप्टर्स की तरह हम लोग 2 भागों में देखेंगे। एक भाग में देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन इसके लिए क्या प्रावधान स्थापित करता है, इसका लीगल फ्रेमवर्क क्या है, और दूसरे एस्पेक्ट में हम लोग प्रैक्टिकल देखेंगे कि ये व्यवस्था जब व्यवहार में हम नीचे लगाते हैं तो ये कैसे काम करता है। करंट अफेयर्स के मामले, सिटीजनशिप अमेंडमेंट का क्या मुद्दा रहा, ये अभी के समय एनसीआर एनपीआर का क्या मुद्दा रहा, ये सभी रिलेटेड एस्पेक्ट है उसी के आसपास से। हालांकि एनपीआर एनसीआर तो नहीं, लेकिन हाँ यहाँ पे स्टेट्स की कहानी में स्टेट्स की कहानी आ जाएगी कि भारत में गोवा की क्या कहानी है, उड़ीसा की क्या कहानी है, बिहार की क्या कहानी है। ये प्रैक्टिकल में सबसे लेटेस्ट में हम लोग क्या देख रहे हैं, अभी के समय जम्मू एंड कश्मीर का चेंज हुआ है। स्टेट्स कंटिन्यूअसली बदलते रहते हैं, नए स्टेट्स का डिमांड हो रहा है। करंट अफेयर्स और ये हर चैप्टर जो है वो 2 भागों से मिलकर बना होगा। आज हम लोग पहले भाग में उतर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। ये सारे यूनिट 1 के चैप्टर्स का ढांचा ऐसे ही रहेगा। हम लोग पहले उसके संवैधानिक लीगल एस्पेक्ट को देखेंगे कि व्यवस्था क्या स्थापित की जा रही है, और उसके बाद फिर उसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे आएंगे कि नीचे व्यवहार में आते समय करंट अफेयर्स जोड़ करके क्या क्या मामले नीचे में। पहले हम लोग आज इसके लीगल एस्पेक्ट पे उतरे। कॉन्स्टिट्यूशन इसको लेकर के क्या प्रावधान स्थापित करता है और कॉन्स्टिट्यूशन चीजों को कैसे देखता है। देखिए, पहले तो ऊपर से ओवरव्यू में बात हो जाए, और उसके बाद एक एक आर्टिकल का बाल का खाल निकालेंगे, और ये निकालना आपके लिए भी जरूरी है। भाग 1 के अंदर में 4 आर्टिकल हैं, 1, 2, 3 और 4। पार्ट 1 इंडिया के यूनियन को डिफाइन कर रहा है, किस तरीके का ये संघ होगा, इसका पॉलिटिकल यूनिट कैसा होगा। 2 और 3 ये पार्लियामेंट को पावर दे रहा है क्षेत्र को कंट्रोल करने के लिए, टू कंट्रोल टेरिटरी, और पार्लियामेंट के अलावा और किसी को नहीं, सिर्फ पार्लियामेंट को पावर दे रहा है। क्योंकि अगर आप शासन व्यवस्था को देखें तो शासन व्यवस्था के जो 3 भाग हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी, इन तीनों भाग में डेमोक्रेटिक वैल्यू किसके पास ज्यादा है, किसके पास कम है। क्या हम तुलना कर सकते हैं कि न्यायपालिका ज्यादा लोकतांत्रिक है या कार्यकारिणी सरकार ज्यादा लोकतांत्रिक है। न्यायपालिका में लोकतांत्रिक कम है क्योंकि चुने हुए लोग नहीं हैं, हम कहेंगे कि वो मेरिटोक्रेसी पे बैठा है। उसकी तुलना में हम कह सकते हैं कि सरकार में लोकतांत्रिक मूल्य ज्यादा है क्योंकि अल्टीमेटली जनता के चुने हुए लोग ही सरकार में बैठे हुए हैं। जबकि सरकार को अगर हम विधायिका के साथ कंपेयर करें तो उनके बीच में डेमोक्रेटिक मूल्य कहाँ ज्यादा है, विधायिका में, क्योंकि वहां पक्ष के अलावा विपक्ष भी है, संपूर्ण भारत वहां पे है। तो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन वैसा काम जब देता है तो वो इस पार्लियामेंट को, लेजिस्लेटिव को देता है, क्योंकि सबसे ज्यादा लोगों की इच्छा यहीं पे आपको जाहिर होगी। एग्जीक्यूटिव में जितना जाहिर होगा उससे ज्यादा जाहिर होगा। इस चलते इंपॉर्टेंट फंक्शंस पार्लियामेंट को देके रखे हैं। तो पार्लियामेंट को पावर दिए हैं कि क्षेत्र कंट्रोल करना आपके हाथ में, और हम देखेंगे कि खुल करके एकदम खुला छूट देके रखे हुए हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आराम से कंट्रोल कीजिए। ये बात आर्टिकल 4 में डिफाइन किए हुए हैं कि ये करना इजी पड़ेगा।
आर्टिकल 4 इस चलते मौजूद है क्योंकि पार्लियामेंट के 2 और 3 का इस्तेमाल आसान पड़े, पार्लियामेंट को का कंट्रोल बढ़िया रहे। अब आइए डिटेल में उतरते हैं आर्टिकल 1 से। आर्टिकल 1 को हम 3 टुकड़े में तोड़ सकते हैं। आर्टिकल 1 के अंदर पहला होगा 1.1, दूसरा 1.2 और तीसरा 1.3। 1.1 से बात शुरू करते हैं। 1.1 के अंदर में जो बात लिखी हुई है वो ये है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। हिंदी में भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। एक लाइन डाला हुआ है और पॉलिटी की खूबी और खूबसूरती इसी बात में है कि उसमें बहुत कम शब्दों में बहुत बड़ी बड़ी बातें कही जाती है। तो आइए हम इसको अनपैक करें कि इसमें क्या क्या चीजें पड़ी हैं। इसमें 2 भाग हैं। पहला भाग इंडिया दैट इज भारत, ये नाम परिभाषित कर रहा है कि इस राजनीतिक इकाई, इस राज्य को क्या कहा जाएगा। तो इसको इंडिया अर्थात भारत, यानी कि एक नहीं 2 नाम होंगे। इसका क्या मसला है? अभी के समय फिर ये करंट अफेयर्स में है, लोग जो है वो इंडिया नाम हटा करके भारत में जाना चाहते हैं। मसला क्या है? जब कॉन्स्टिट्यूशन लोग बना रहे थे तो इस बात पे विमर्श हुआ कि भाई नाम क्या रखें। अब नाम का दिक्कत ये है कि हम अपने आप को भारत के नाम से जानते हैं, भरत मुनि के नाम से आया है यहाँ के कल्चर पे। ब्रिटिशर्स और यूरोपियन आए तो उन्होंने हमको इंडिया का नाम दे दिया, ये उनके द्वारा दिया गया नाम है। उन्होंने सिर्फ नाम नहीं दिया, जब आजाद 47 में हो रहे थे उससे पहले हम लोग वर्ल्ड बैंक के मेंबर बन गए हैं, वो यूनाइटेड नेशन के मेंबर बन गए हैं, अंतर्राष्ट्रीय संधियां हमारे नाम से साइन हो गई हैं और हर जगह दुनिया हमको किस नाम से जानता है? इंडिया के नाम से जानता है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब बहस उठा तो बात मुद्दा यही था कि हम अपने आप को क्या नाम लें। हम अपने आप को जैसा बोलते हैं या फिर दुनिया जैसा बोलता है। जो निष्कर्ष निकला कि एक नहीं 2 नाम रखिए, क्योंकि अगर एक भारत रखिएगा तो दुनिया वाले को उस नाम से नहीं जान रहे हैं, और अगर इंडिया रखिएगा तो वो हम फिर ब्रिटिशर्स के दिए नाम को ही अपना रहे हैं। तो दोनों को दोनों रखेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन में ये खड़ा है। लेकिन मुद्दा क्या है? अभी के समय विमर्श उठ रहा है कि हम दोनों में से एक नाम इंडिया को ड्रॉप कर दें और हम सिर्फ भारत नाम को लेकर के चले यहां से बाहर। इसमें मसला क्या क्या है समझिए पहले। क्यों कोई ड्रॉप करना चाहता है इंडिया नाम? क्योंकि ये दूसरों का दिया हुआ है। देखिए क्या होता है, या आप किसी सोसाइटी में ये कॉमन तरीका है कि कोई जब किसी पे नियंत्रण करता है, जब कोई किसी को कंट्रोल करता है तो उसको नाम दे देता है। आप देखिएगा कि गांव में जो जमींदार है ये होंगे, वो जो है सो सबको नाम देने लग जाएंगे, और नाम इस तरीके से होगा कि वो थोड़े से तुच्छ रहे, हमारे साथ इक्वल के लेवल पे नहीं रहे। कॉलोनियल ने अफ्रीका के लोगों को नाम दिया, उन्होंने हमको नाम दिया। उपनिवेशवाद का काल बीत चुका है, भारत एक नए दुनिया में खड़ा है। कम से कम हम उस औपनिवेशिक विरासत को छोड़ना चाहते हैं, हम उससे अपने आप को डिटैच होना चाहते हैं। उन्होंने जो हमको बोला, हम उस नाम, वो कॉलोनियलिज्म के डायमेंशन को छोड़ने की बात हो रही है कि गुलामी हम अभी भी कैरी कर रहे हैं अगर हम उन्हीं के दिए हुए नाम को इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आपको एक नाम ड्रॉप करना है तो फिर आपको अमेंडमेंट करना पड़ेगा। एज इट स्टैंड्स भारतीय संविधान भारत के दोनों नामों को पहचानता है। एक मुद्दा करंट अफेयर्स में चल रहा है ना। उसमें पक्ष विपक्ष समझ रहे हैं कि हम क्यों इंडिया छोड़ना चाह रहे हैं, क्योंकि उपनिवेशवाद वाला कंपोनेंट हम हटाना चाह रहे हैं। इसके दूसरे भाग में आते हैं। सेकेंड पार्ट भारत के पॉलिटिकल यूनिट का कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन करता है कि ये कैसा होगा। तो ये संघ होगा। संघ होने का मतलब क्या समझते हैं? देखिए 2 तरीके की इकाइयां संभव है। एक तरीके की इकाई अमेरिका की तरह देखिए, यूएसए की तरह देखिए। ये भी कैसा देखता है कि पूरा का पूरा एक देश है, पूरा एक कंट्री है, प्लस इसको फिर छोटे छोटे टुकड़ों में आप उसमें स्टेट्स देखेंगे, राज्य देखेंगे। एक देश जो कि राज्यों से मिलकर के बना है। अमेरिका में ऐसा दिखता है। भारत में भी कैसा दिखेगा? भारत एक देश जो कि कई राज्यों से मिलकर के बना हुआ है। दोनों दिखने में एक जैसी इकाइयां लगती है, लेकिन दोनों में अंतर है। इसको हम फेडरेशन कहते हैं और इसको हम यूनियन कहते हैं, संघ कहते हैं। दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर इस बात से है कि बाप कौन है और बेटा कौन है।
अमेरिका में अमेरिका नाम का देश था, उससे पहले वहां पे स्टेट्स हुआ करते थे, ये स्वतंत्र राज्य हुआ करते थे। और इन राज्यों ने साथ में निर्णय लिया कि हम लोग साथ में आते हैं और एक देश बनाते हैं, यानी राज्य पहले आए और राज्यों के निर्णय से देश बना। तो चूंकि राज्य का अस्तित्व पहले आता है, देश का अस्तित्व बाद में आता है, इसका मतलब क्या है कि इस व्यवस्था में राज्यों में कोई परिवर्तन करने की क्षमता देश के लेवल पे नहीं है। अमेरिका के बनने से अब तक आप उनके स्टेट्स का नाम न बदलते देखे, ना उसका साइज बदलते देखे, जबकि इंडिया में हम क्या देख रहे हैं, फ्रिक्वेंटली स्टेट्स को मिलाते जुलाते हैं, तोड़ सकते हैं। अमेरिका में बनने से लेके अब तक उनके स्टेट्स का नाम, स्टेट्स का बाउंड्री, वहां पे क्या देखिए कि एक छोटा स्टेट है और एक बड़ा स्टेट है, लेकिन दोनों का उनके सेनेट में इक्वल रिप्रेजेंटेशन है। इनका भी दो है, इनका भी दो है। जबकि भारत में देखिए कि जो बड़ा राज्य है उसका रिप्रेजेंटेशन ज्यादा है, जो छोटा राज्य है उनका कम है। वहां पे स्टेट्स का आइडेंटिटी सुप्रीम हो जाता है। स्टेट्स जो है वो पहले हैं, देश बाद में बना है। इसका एक और अर्थ है, और वो ये है कि राज्यों ने अगर अपनी इच्छा से देश बनाया है, इसका मतलब कि वो उससे बाहर भी निकल सकते हैं। वहां पे ससेशन संभव है, जहां पे कि एक स्टेट जो है वो यूएसए से निकल करके इंडिपेंडेंट हो जाए। इसके विपरीत यूनियन क्या होता है कि इसमें पहले देश होता है और उसके बाद फिर हम प्रशासनिक सुविधा के लिए उसके इलाकों को तोड़ते हैं अलग अलग स्टेट्स में। इसमें स्टेट्स का और कोई अस्तित्व नहीं है, ये सिर्फ प्रशासनिक सुविधा के लिए तोड़े गए इलाके हैं। और यूनियन के पास हमेशा अधिकार है कि इसको तोड़ सकता है, इसको मॉडिफाई कर सकता है, इसको ज्वाइन कर सकता है, इसको चेंज कर सकता है। इसमें स्टेट्स का राइट नहीं होता है। हम जब आजाद हुए तो हमने अमेरिका के फेडरल मॉडल से ज्यादा इस यूनियन मॉडल को चुना, क्योंकि हम टूटना नहीं चाहते थे। हमारी आजादी की कहानी थी कि हम आधा भारत टूट करके अलग हो रहा है, हम लोग एक होना चाहते थे। तो ऐसी परिस्थिति नहीं हो जाए कि कोई राज्य संघ से बाहर निकल जाए, इंडिया के संघ पे कोई खतरा हो, तो हमने यूनियन मॉडल चुना। और ये बात हमारे संविधान का सबसे पहला आर्टिकल इन शब्दों में व्यक्त करता है। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, और संघ है यानी कि हम फेडरेशन से अलग है। आर्टिकल 1 के अंदर हम दूसरा आर्टिकल पे आते हैं, आर्टिकल 1.2। 1.2 बोलता है कि भारत के राज्य एवं राज्य क्षेत्र पहली अनुसूची में वर्णित है। ये रेफरेंस क्या दे रहा है कि वो जो हम लोग लिस्ट की बात किए थे कि किताब के आखिर में टेबल बना होता है, आर्टिकल 1.2 ये बोल रहा है, आर्टिकल 1.2 ये बोल रहा है कि अगर भारत के स्टेट्स का और इलाके का अगर आपको एरिया देखना है तो कहाँ जाइए, शेड्यूल 1 में जाइए। यानी कि शेड्यूल 1 आप खोलिएगा तो उसमें क्या नजर आएगा, अलग अलग स्टेट्स का नाम लिखा है, यूनियन टेरिटरी का नाम लिखा है। जब भी कोई नया स्टेट बनता है तो उस लिस्ट में मॉडिफिकेशन होता है, जब भी कोई नया यूनियन टेरिटरी बनता है तो उसका मॉडिफिकेशन होता है। आर्टिकल 1.2 अपने जगह पे पूरे हर स्टेट का नाम गिनाने के बजाय इतना सा बोल देता है कि भारत के एरिया को देखना है तो कहाँ जाइए, अनुसूची 1 में, और वहां पे आपको स्टेट्स और यूटी दिख जाएगा कि भारत का एरिया क्या है। आर्टिकल 1.3 ये एक थोड़ा सा ब्रॉडर कॉन्सेप्ट लेके आता है। आर्टिकल 1.3 क्या बोलता है कि इंडिया का राज्य क्षेत्र डिफाइन करता है। गौर कीजिए कि यहां पे हम पहले आर्टिकल 1.2 में हम एरिया के साथ में फिक्सेट थे कि भारत का क्षेत्र क्या है, वो कौन सा है, तो वो स्टेट्स को देखें प्लस यूटी को देखिए। भारत के सभी स्टेट्स का इलाका जोड़ दीजिए प्लस सभी यूटी का इलाका जोड़ दीजिए, तो क्या हो गया, भारत का इलाका आप बता सकते हैं। क्योंकि भारत का इलाका क्या है, या तो स्टेट्स के इलाके में है या तो यूटी के इलाके में है। लेकिन आर्टिकल 1.3 एरिया से बड़ा वो राज्य क्षेत्र को डिफाइन करता है। और राज्य क्षेत्र को कैसे डिफाइन करता है कि भारत का टेरिटरी क्या होगा, तो ए स्टेट्स का एरिया, बी यूटी का एरिया, प्लस 3 वैसे इलाके जो कि अभी भारत का भाग नहीं है। इन दोनों में अंतर समझिएगा। एक सवाल ले लीजिए ताकि आपको ज्यादा बात समझ में आए, क्वेश्चन ले लीजिए। एकदम शॉर्ट नोट्स, एक पन्ना के साइड में लिखिएगा, ज्यादा लंबा नहीं करना है, शॉर्ट नोट्स में बात करेंगे।
द टेरिटरी ऑफ इंडिया, पहले इंग्लिश में लिख दें, द टेरिटरी ऑफ इंडिया इज लार्जर देन एरिया ऑफ इंडिया, इज लार्जर देन एरिया ऑफ इंडिया। इस स्टेटमेंट को कोट में कन्वर्ट कर दीजिए और लिखिए, एक्सप्लेन द गिवन स्टेटमेंट on how Constitution differentiates between area and territory of India, differentiates between area and territory of India। हिंदी में सवाल लिखेंगे, भारत का राज्य क्षेत्र भारत के क्षेत्र से बड़ा है, भारत का राज्य क्षेत्र भारत के क्षेत्र से बड़ा है। इस स्टेटमेंट को आगे पीछे कोट मार्क देकर के कोट डाल दीजिए और आगे कंटिन्यू कीजिए कि उपरोक्त कथन की व्याख्या करते हुए, उपरोक्त कथन की व्याख्या करते हुए स्पष्ट करें कि संविधान भारत के क्षेत्र एवं राज्य क्षेत्र के मध्य, भारत के क्षेत्र एवं राज्य क्षेत्र के मध्य कैसे भिन्नता करता है, कैसे भिन्नता करता है ना। सो वापस आइए, ये जो सवाल है इसके लिए आपको ये दो कॉन्सेप्ट क्लियर रखने होंगे कि भारत का क्षेत्र और राज्य क्षेत्र। अगर क्षेत्र की बात करें तो क्षेत्र आर्टिकल 1.2 में डिफाइन कर रहा है। क्षेत्र कहने का मतलब वो इलाके जो अभी आपके पास हैं, और वो इलाके क्या है, स्टेट्स प्लस यूटी। जबकि 1.3 हमको राज्य क्षेत्र में वैसे इलाकों को भी जोड़ता है जो कि अभी भारत का भाग नहीं है। इसके होने का क्या महत्व है, अगर ये प्रावधान नहीं होता तो आप बाद में किसी एरिया को जोड़ नहीं पाते। हम जानते हैं आगे की हम प्रैक्टिकल कहानी में देखेंगे कि सिक्किम वाला इलाका 1950 में भारत का हिस्सा नहीं था, गोवा वाला इलाका भारत का हिस्सा नहीं था, पुडुचेरी वाला इलाका भारत का हिस्सा नहीं था, और 1950 से अब तक कई विदेशी नियंत्रण वाले इलाके भारत के अंदर आए, भारत के में जुड़े। और ये सभी कब संभव हो पाया, जब आर्टिकल 1.3 अलाउ करता है कि भारत का राज्य क्षेत्र क्या होगा, तो वो भारत के क्षेत्र से बड़ा होगा। उसमें वैसे इलाके भी होंगे जो कि अभी के समय भारतीय क्षेत्र नियंत्रण में नहीं आते हैं। सो आर्टिकल 1 अपने में तीन बातें कह रहा है। आर्टिकल 1.1 में नाम डिफाइन किए प्लस नेचर डिफाइन किए, संघ होगा। आर्टिकल 1.2 में एरिया डिफाइन किए, आर्टिकल 1.3 में टेरिटरी डिफाइन किए कि कहां पे पड़ने वाला है। ये सभी हुआ आर्टिकल 1। अब आर्टिकल 2 और 3 को एक नजर से देखने की जरूरत है। ऊपर से क्या है, आर्टिकल 2 और 3 दोनों ही पार्लियामेंट को पावर देता है कि इंडिया के टेरिटरी को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, और उसके पास अकेला पावर है, किसी दूसरे के पास नहीं। संघ बना रहे हैं यानी कि आपको सेंटर में पावर देना पड़ेगा। स्टेट्स का अपना कोई आइडेंटिटी नहीं है, सिर्फ प्रशासनिक सुविधा के लिए बनाया गया है और इसको कभी भी मॉडिफाई किया जा सकता है। पहले रुक करके हम बात कर ले कि क्यों ऐसा है कि पार्लियामेंट को हम यूनियन वाला मॉडल ही क्यों चुने। अगर हम फेडरल मॉडल में होते, स्टेट्स को अपना अस्तित्व दे दिए होते, तो फिर दिक्कत क्या होती। हमने ऐसा क्यों चुना, हम क्या नहीं कर सकते थे? नहीं, क्योंकि जो समस्या होती उसको हम क्षेत्रवाद या रीजनलिज्म की समस्या कहते हैं। होता क्या है, एक इलाके में रहने वाले लोग, और भारत विविधताओं का देश है, अलग अलग जगह संस्कृति अलग है, भाषा अलग है, खान पान अलग है, इतिहास अलग है। ऐसे में अगर भारत में हम अलग अलग जगह फिक्स स्टेट बनाने लगेंगे तो होगा क्या, एक राष्ट्रीय अस्तित्व से ज्यादा एक क्षेत्रीय अस्तित्व का उदय होगा, जो कि भारत में ऑलरेडी समस्या है। हम जब आजाद हुए तो पूरे भारत को हम एक देश के रूप में डेवलप करना चाहते थे, ताकि ये छोटे छोटे टुकड़ों में
नहीं दिखाई पड़े। अभी के समय अगर आप ये पाते हैं कि बिहारी अगर महाराष्ट्र में जॉब करने जा रहे हैं तो वहाँ के लोग उनको मार के भगा रहे हैं, कह रहे हैं कि बिहारी बाहरी है, आप मराठी हैं। तो ये वही समस्या है जिसको रोकने के लिए व्यवस्था तैयार की गई थी, जहाँ पे एक रीजनल आइडेंटिटी नेशनल आइडेंटिटी से बड़ा नहीं हो जाए। आप क्षेत्रीय अस्तित्व, क्योंकि फिर ये भारत के संघ को खतरा है। अगर आप क्षेत्रीय अस्तित्व रखने लगेंगे तो फिर भारत के अंदर ही वो चीजें टूट जाएंगी। और जब हम बनाए थे अपना देश तो हमारी ये सबसे बड़ी चिंता क्या थी, यही थी कि हम किस तरीके से जो है वो इसको एक करके रखें। सो पार्लियामेंट को पावर देके रखा गया है कि आप जब देखें तो जो है सो उसका कॉन्फ़िगरेशन आप चेंज कर दीजिए, क्षेत्रवाद का समस्या नहीं। आर्टिकल 2 और 3 ये दोनों ही पार्लियामेंट को नए स्टेट्स बनाने या स्टेट्स को मॉडिफाई करने का ताकत देते हैं। लेकिन दोनों में अंतर क्या है? आर्टिकल 2 वैसे इलाके में स्टेट्स बनाने का राइट देता है जो कि अभी के समय संघ का पार्ट नहीं है, यानी बाहर वाले इलाके को संघ में जोड़ने का राइट देता है। जबकि आर्टिकल 3 मौजूदा जो हमारे पास संघ के अंदर जो अभी के समय राज्य हैं उनमें मॉडिफिकेशन का राइट देता है कि बिहार को झारखंड से मिला दीजिए, बिहार से काट के झारखंड अलग कर दीजिए, नाम बदल दीजिए, घटा बढ़ा दीजिए, जो करना है सो कीजिए। सो आर्टिकल 2 असल में संविधान को संसद को दो अधिकार देता है। पहला, नए राज्य की स्थापना, और कभी भी स्थापना की बात होगी तो समझिएगा कि संघ के बाहर ही स्थापना हो सकता है, क्योंकि स्थापना तो एक ही बार होता है। एक बार जब वो संघ में आ गया तो उसका नाम बदल रहे हैं, उसको तोड़ रहे हैं, दूसरे से मिला रहे हैं, तो उसको हम स्थापना नहीं कहेंगे। स्थापना सिर्फ पहली बार होगा और ये बाहर वाले इलाके में होगा। तो पार्लियामेंट क्या कर सकता है? संघ के बाहर एक नए राज्य की स्थापना कर सकता है, और दूसरा चीज क्या कर सकता है, उसको संघ में एडमिट कर सकता है, सम्मिलित कर सकता है। तो ये पूरा प्रोसेस कैसे होगा? सिक्किम जो पहले भारत का हिस्सा नहीं था 1950 में, जहां राजवंश, चोग्याल राजवंश का शासन चला करता था, बाद में आप क्या देखेंगे कि वहां पे उनके राजवंश को हटा करके एक राज्य की स्थापना हुई, और उसके बाद फिर उस राज्य को संघ के अंदर में हम एंट्री दे दिए। सो अनुच्छेद 2 संसद को ये दो अधिकार दे रहा है। अनुच्छेद 3 पे आते हैं। अनुच्छेद 3 अगेन संसद को ही अधिकार है, और साथ में ये इंटरनल के लिए अधिकार है, यानी कि ये क्या कर सकता है, तो भारत में कोई राज्य है तो उसका एरिया घटा सकता है, एरिया बढ़ा सकता है, दो राज्य से मिला सकता है, एक राज्य को काट के दो राज्य में कर सकता है, नाम परिवर्तित कर सकता है, ये सभी चीज। ध्यान रखें, ये जो नाम बदलना राज्य का, ये कॉन्स्टिट्यूशन लेवल पे पार्लियामेंट का राइट हो जाएगा, लेकिन शहर का नाम जो कि करंट अफेयर्स में आप फ्रिक्वेंटली बदलते देखेंगे, ये कॉन्स्टिट्यूशन के लेवल पे नहीं हो रहा है। वो स्टेट गवर्नमेंट अपना जो है शहर का नाम बदल सकता है। शहर का नाम बदलना आसान प्रोसेस है, राज्य का नाम बदलना संवैधानिक संशोधन से होगा। क्यों? क्योंकि अनुसूची 1 में नाम को बदलना पड़ेगा। पुराना जो उड़ीसा नाम था उसके जगह ओडिशा अगर करना है तो भी एक संवैधानिक संशोधन लगेगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में हमको वो चीज चेंज करना पड़ेगा। साथ में ये राज्यों को यूटी में कन्वर्ट कर सकता है, यूटी को राज्य में कन्वर्ट कर सकता है। राज्य और यूटी का कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखिए, संविधान का अनुच्छेद 1 यूटी का जिक्र भी नहीं करता है। संविधान का अनुच्छेद 1 क्या बोलता है? शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, है ना। इसमें दो चीज, एक ये जो शैल वर्ड है, होगा, कहीं पे भी अगर संविधान में आपको ये शब्द नजर आए शैल होगा, तो इसका मतलब समझिए कि ये कंपल्सन है। इसका मतलब कि होगा ही होगा, हर समय होगा, कोई ऐसा समय नहीं हो सकता है कि ऐसा नहीं होगा। तो कहीं पे भी अगर होगा वर्ड संविधान में लिखा हुआ है तो वो कंपल्सन है, वो होगा ही होगा। क्या होगा? तो यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा, यानी कि ये राज्यों का संघ होगा। यहां यूटी की बात भी नहीं की गई है। इस चलते यूटी क्या है?
यूटी असल में टेम्पररी स्टेटस है। आपके पास कोई इलाका आया, लेकिन ये इलाका इतना छोटा है कि अभी इसको राज्य नहीं बनाया जा सकता है, तो उसको थोड़े समय तक आप होल्ड करेंगे, तब जब तक कि परिस्थितियां नहीं हो गई, और अंततः सभी यूटी को राज्य में आपको कन्वर्ट करना है, क्योंकि यूटी आर्टिकल 1.1 में डिफाइन ही नहीं है। भारत क्या होगा, तो अंततः राज्यों का संघ होगा, यानी कि मेड अप ऑफ स्टेट्स होगा। यूटी एक टेम्पररी होल्डिंग इलाका है जो 1.2 में डिफाइन है, 1.3 में डिफाइन है, लेकिन 1.1 में डिफाइन नहीं है। सो भारत स्टेट्स और यूटी का ये मामला है। अब आते हैं आर्टिकल 4 पे। आर्टिकल 1 डिफाइन कर रहा है, आर्टिकल 2 और 3 पार्लियामेंट के पावर को दे रहा है कि स्टेट्स को चेंज करें, आर्टिकल 4 उसको आसान बना रहा है। आर्टिकल 4 को समझने के लिए हमको थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी वाला क्लास में वापस से जाना पड़ेगा। एक मिनट। देखिए, जब भी लेजिस्लेटिव एक्शन होता है, यानी कि पार्लियामेंट कोई काम करता है, तो पार्लियामेंट कैसी इकाई है, ये सरकार से अलग है। सरकार एक हायरार्की पे बना हुआ ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें ऊपर में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, फिर पीएम है, फिर कैबिनेट है, फिर नीचे ये ऑर्डर है। इसमें काम करना आसान है, क्योंकि ऊपर वाला सीनियर है, वो ऑर्डर देगा और नीचे में पास होगा। पार्लियामेंट एक दूसरे तरीके की इकाई है, जो कि समान लोगों से मिलकर के बना है। इसमें कोई एक बॉस नहीं है, इसमें कई सारे लोग हैं और सभी लोग इक्वल राइट रखते हैं। तो ये कैसे निर्णय लेता है, तो इसमें क्या होता है कि इनमें से कोई एक बिल लेकर के आएगा, यानी कोई एक प्रपोजल लेकर के आएगा, फिर वो प्रपोजल पास होगा, और वोटिंग प्रोसेस से हम डिसाइड करते हैं कि ये पूरा का पूरा संस्था एक रूप में यस या नो कैसे बोलेगा, है ना। यानी कि जो भी लेजिस्लेटिव का काम होगा, वो बिल प्रेजेंटेशन, रेजोल्यूशन प्रेजेंटेशन, इस तरीके के प्रोसेस से होगा, और वो वोटिंग के द्वारा उसका निर्णय निकाला जाएगा। क्योंकि लेजिस्लेचर में हमारा उद्देश्य क्या है, समान लोगों से बनी हुई एक सभा से हम वोटिंग करा करके एक कॉमन निर्णय निकालने की, यस या नो में जो है वो डिसीजन दे दे, और ये ऐसे काम करता है। इसमें बिल्स जो होते हैं, सबसे पहले कोई भी कानून इससे पास होने के लिए वो बिल के शक्ल में आता है। बिल कहने का मतलब प्रस्ताव है, किसी एक ने प्रस्ताव किया कि चलिए हम ऐसा करते हैं। उसके बाद क्या होगा, बिल जो है वो एक या तो अपर हाउस में आ सकता है, या तो लोअर हाउस में पहले आ सकता है, और उसके बाद एक हाउस में वोटिंग होगा, बिल पास होगा, दूसरे हाउस में उससे भी वोटिंग होगा, बिल पास होगा, प्रेसिडेंट के पास जाएगा, प्रेसिडेंट साइन किया, तो बिल हो गया एक्ट में कन्वर्ट, हमारे पास विधेयक अधिनियम में कन्वर्ट हो गया। लॉज ऐसे बनते हैं। लेकिन ये सारे बिल एक तरीके की नहीं होते हैं। हम देखेंगे कि बिल मुख्यतः 3 तरीके के होते हैं। एक तो ऑर्डिनरी बिल, आम बिल। जो मेजर लॉज आप देख रहे हैं, 90% जो काम होता है वो ऑर्डिनरी बिल है, मतलब वो विशेष बिल नहीं है। ऑर्डिनरी बिल हर वो बिल है जो कि या तो संविधान में संशोधन नहीं कर रहा है, या तो जनता का पैसा से उसका कोई रिलेशन नहीं है। ये 2 स्पेशल टाइप के बिल हम निकाल देते हैं, एक जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करना चाह रहा है, और एक जो कि पब्लिक मनी कंसोलिडेटेड फंड से खर्चे की बात रख रहा है। इनके लिए विशेष प्रावधान, बाकी इनको छोड़ करके जो मेजॉरिटी ऑफ बिल्स होने वाले हैं वो ऑर्डिनरी बिल है। इन तीनों बिल टाइप के पास होने की प्रक्रिया अलग है। देखिए, जो ऑर्डिनरी बिल है वो दोनों के में से किसी हाउस में पहले इंट्रोड्यूस हो सकता है, यानी हो सकता है कि पहले राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हुआ, फिर राज्यसभा से पास होकर के लोकसभा में गया, फिर लोकसभा से प्रेसिडेंट पे गया, या फिर नीचे से ऊपर। जबकि मनी बिल जो है, चूंकि जनता के पैसे से उसका रिलेशन है, इस चलते वो सिर्फ उस हाउस में प्रेजेंट हो सकता है जहां जनता बैठा है। जनता कहां बैठा है, सिर्फ लोअर हाउस में बैठा है। अपर हाउस में कौन बैठे हैं, राज्य बैठे हुए हैं। अपर हाउस में पीपुल ऑफ इंडिया का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, उसमें स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन है। झारखंड सरकार, झारखंड विधायिका, बिहार विधायिका, उड़ीसा विधायिका, ये उनका रिप्रेजेंटेशन है। वो पीपुल का हाउस नहीं है, वो हाउस ऑफ द स्टेट है। और पीपुल कहाँ बैठे हैं, नीचे लोअर हाउस में। तो मनी बिल जो कि जनता के पैसे के साथ रिलेट हुआ, ये सिर्फ लोअर हाउस में जाएगा। अपर हाउस में तो इस पे वोटिंग भी नहीं होगा, क्योंकि राज्य कौन होते हैं, जनता के पैसे पे
नियंत्रण करने वाले। जनता का पैसा है, जनता के कर से आया है, जनता अगर खर्च करना चाहे तो इस ऊपर में अपर हाउस कोई नहीं होता है रोकने वाला। इस चलते ये वाले बिल डायरेक्टली पास हो जाते हैं। ये इसमें लोअर हाउस में गए, फिर अपर हाउस वाले को देखने के लिए भेजते हैं, वोटिंग नहीं कराता है और उन लोग रोक भी नहीं सकता है, बिल निकल जाएगा प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट उसको साइन करेगा। तीसरे तरीके का जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, ये वैसा बिल है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करना चाह रहा है और कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करने के लिए विशेष प्रक्रिया होगी। इसमें क्या है, ये दोनों हाउसेस से पास होगा, ये एक ज्यादा मेजॉरिटी खोजेगा। इनको पास करने के लिए हमको 50% +1 प्रेजेंट एंड वोटिंग यानी सिंपल मेजोरिटी से या ऑर्डिनरी बिल आप पास करा सकते हैं, मनी बिल भी आप सिंपल मेजोरिटी से पास करा सकते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल में आपको 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस 50% +1 वो एक स्पेशल मेजोरिटी का कंडीशन लगता है। कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना टफ है और बाकी चीजों को काम करना आसान है। तो ये 3 तरीके के बिल होते हैं, तीनों के लिए अलग अलग प्रक्रिया होती है। कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए जो प्रोसेस आएगा, यहाँ ये वो 368 में डिफाइन है। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 368 कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट को डिफाइन करता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन का एकमात्र जगह नहीं है जहां पे अमेंडमेंट डिफाइन है। कॉन्स्टिट्यूशन में कई दूसरे जगह भी अमेंडमेंट डिफाइन है। इस चलते हम कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के 2 रास्ते, एक 368 वाला रास्ता और एक नॉन 368 वाला रास्ता। समझिए, अगर हमको कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना है तो हम 2 रास्ते ले सकते हैं। एक रास्ता जो कि 368 डिफाइन कर रहा है और एक रास्ता जिसको हम कहेंगे नॉन 368। ये कोई एक जगह नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन के अलग अलग जगह आप देखेंगे कि इस तरीके के प्रोविजंस बिखरे पड़े हैं, उनको समूह में बोल रहे हैं कि वो नॉन 368 है। 368 रूल क्या बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करने का 2 रूल होगा। पहला रूल क्या है कि वैसा चीज जो कि इंडिया के फेडरल मॉडल में कोई असर नहीं कर रहा हो, नो इम्पैक्ट हो, तो वैसे चीज के लिए अलग प्रक्रिया अपनाएंगे और वैसा चीज जो कि इंडिया के फेडरल मॉडल को चेंज कर रहा हो उसके लिए अलग प्रक्रिया अपनाएंगे। रफ सेंस में समझिए, इसका मतलब हुआ कि स्टेट्स के राइट इन्फ्लुएंस नहीं हो रहे हैं, सेंटर के अलावा राज्यों के राइट्स पे कोई असर नहीं पड़ रहा है, और फेडरल चेंज कहने का मतलब क्या हुआ, स्टेट्स के राइट चेंज हो रहे हैं। तो जैसे कि अगर हम जीएसटी लागू कर रहे हैं पुराने टैक्स को हटा करके, तो वो किस तरीके का चीज हुआ, जो कि फेडरल मॉडल को बदल रहा है, स्टेट्स के पैसे में चेंज हो रहा है। अगर हम राज्यसभा के सीट्स का मॉडिफिकेशन कर रहे हैं तो किस तरीके का चेंज है, जो स्टेट्स के राइट को इन्फ्लुएंस कर रहा है, क्योंकि स्टेट्स का राज्यसभा में सीट घट बढ़ सकता है। अगर हम कहें कि फाइनेंस कमीशन के प्रोविजन को चेंज कर रहा है, तो हम क्या कहेंगे, ये फेडरल मॉडल को चेंज कर रहा है क्योंकि स्टेट्स को आने वाले पैसे को वो इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो कोई ऐसा चीज संविधान का जो कि स्टेट्स के राइट को इन्फ्लुएंस करे, उसको 368 अलग तरीके से पास करने का प्रोसेस बताता है, और वैसी चीजें जिनका कि स्टेट से कोई लेना देना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, सुप्रीम कोर्ट का पावर बढ़ा रहे हैं, पार्लियामेंट बढ़ा सकता है और वो कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज भी हो जाएगा, लेकिन स्टेट्स का कोई लेना देना नहीं है क्योंकि वो तो केवल सेंटर का एजेंसी है, सेंट्रल लेवल पे ही एग्जिस्ट करता है। अगर वो आईएएस आईपीएस ऑल इंडिया सर्विसेज जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है, इनको अगर चेंज करने का प्रयास करेगा तो वो भी स्टेट्स का कोई राइट नहीं चेंज हो रहा है, क्योंकि ये सेंट्रल सर्विसेज हैं, स्टेट्स में तो भेजे जाते हैं, वो तो है तो अल्टीमेटली सेंटर के ही सर्विसेज। तो वैसे चीज जो कि इंडिया के स्टेट्स के राइट को नहीं इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, उनके लिए क्या प्रोविजन होगा, उनके लिए स्पेशल मेजॉरिटी से पास होगा। स्पेशल मेजॉरिटी मतलब पहला चीज 50% +1 ऑफ हाउस कैपेसिटी। एक सदन में कितना सीट है, मान लीजिए कि 100 सीट है ना, 100 सीट पे आज 80 लोग आए हैं, 10 लोग एब्सेंट हैं,
इन 80 लोग में 70 लोग वोट दे रहे हैं, 10 लोग वोट नहीं दे रहे हैं। एब्सटेन किया जा सकता है, वोट देने से आप मना कर सकते हैं। तो स्पेशल मेजोरिटी के लिए दो चीजें चाहिए। पहला चीज क्या चाहिए, 50% प्लस 1 ऑफ हाउस कैपेसिटी, यानी कि हाउस कैपेसिटी कितना है 100, यानी कि मिनिमम कितना होना चाहिए 51 होना चाहिए, प्लस 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। प्रेजेंट एंड वोटिंग कितने हैं 70, तो 70 का 2/3 भी होना चाहिए। ये दोनों कंडीशन जब सेटिस्फाई होंगे और इतना वोट पड़ेगा तब कहेंगे कि ये पास होगा, वरना ये पास नहीं होगा। तो इसके लिए एक स्पेशल मेजोरिटी का प्रोविजन है, यानी कि ज्यादा मेजोरिटी आपको चाहिए। हम लोग टाइप्स ऑफ मेजोरिटी जब वोटिंग पढ़ेंगे आगे में तो हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी बस समझने के लिए समझिए, हम लोग आर्टिकल 4 पे हैं। पार्लियामेंट में सरकार नहीं है, पार्लियामेंट में सदस्य हैं और सभी बराबर हैं, उसमें सरकार और विपक्ष कोई अलग नहीं है। मोदी जी जब पार्लियामेंट में बैठ के वोट कर रहे हैं एक बिल के ऊपर, तो वो उनके वोट का उतना ही वैल्यू है जितना कि राहुल गांधी के वोट का वैल्यू है या किसी दूसरे एमपी का वैल्यू है। उन लोग जब एग्जीक्यूटिव के रोल में काम कर रहा है तब एडिशनल हो जा रहा है, लेकिन लेजिस्लेटिव काम क्या है, हमको बैठना है, हमारे सामने बिल आएगा, हमको वोट करना है, जनता की इच्छा का प्रदर्शन करना है। लॉ मेकिंग वैसे ही होगा, क्योंकि जनता का इच्छा वैसे ही निकलेगा जब जनता के लोग वोट करके चीजों को निकालेंगे। तो अगर आपके पास नॉन फेडरल चीजों को चेंज कर रहे हैं तो ऐसे चेंज करेंगे। लेकिन 368 दूसरा बात क्या कहता है कि इंडिया में स्टेट्स के भी राइट हैं, तो स्टेट्स के राइट को कहीं सेंटर एक तरफा तानाशाही में नहीं ले ले, स्टेट्स के अधिकार नहीं खत्म हो जाए। इस चलते एक एडिशनल प्रोविजन है, उसमें क्या कहेंगे कि पहला चीज तो स्पेशल मेजोरिटी से पास होगा, यानी कि ये सभी प्रोसेस जो कि यहाँ पे किए थे, प्लस इंडिया के 50% से ज्यादा स्टेट्स को भी यस बोलना पड़ेगा। यानी आपको स्टेट से भी पूछना पड़ेगा, अगर आधे से ज्यादा स्टेट्स यस बोलेंगे तब ये चेंज कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। जीएसटी लागू करने में हमको इतना डिले क्यों हुआ, क्योंकि स्टेट्स अग्री नहीं कर रहे थे जीएसटी के लिए, क्योंकि उनके फाइनेंशियल राइट्स जो हैं वो चेंज हो रहे थे। तो ऐसे चेंज किए ही नहीं जा सकते हैं सेंटर के द्वारा अगर स्टेट्स अग्री नहीं करें। अब सोचिए कि हम लोग ये बात कर रहे हैं कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो इंडिया के स्टेट्स को चेंज कर सकता है, यानी कि बिहार को झारखंड से मिला सकता है, झारखंड को तोड़ करके अलग स्टेट बना सकता है। अगर ये कर सकता है तो 368 के हिसाब से देखते तो वो किस कैटेगरी का चीज होता, जो कि संघीय ढांचे को परिवर्तन कर रहा है। भाई स्टेट से को तोड़ दे रहे हैं तो इससे बड़ा संघीय परिवर्तन और क्या होगा। यानी कि ऐसा कोई चेंज करने के लिए पार्लियामेंट को 368 के रास्ते आना पड़ता, और वो चेंज कैसे हो पाता, जब स्पेशल मेजोरिटी से पार्लियामेंट में वोटिंग होगा प्लस आधे स्टेट्स एग्री करेंगे तब होगा। इस समस्या को सॉल्व करने के लिए आर्टिकल 4 है। आर्टिकल 4 क्या डिफाइन करता है कि पार्लियामेंट कभी भी आर्टिकल 2 और 3 का अगर यूज करेगा तो उसको 368 वाला नहीं माना जाएगा, बल्कि उसको नॉन 368 माना जाएगा। यानी कि उसको पास कराने के लिए स्पेशल मेजोरिटी और 50% स्टेट्स की आवश्यकता नहीं होगी, उसको 50% प्लस 1 प्रेजेंट एंड वोटिंग सिंपल मेजोरिटी से पास कराया जा सकता है। सो आर्टिकल 4 अगर नहीं होता तो स्टेट्स को बनाना और चेंज करना जो है वो लंबा लफड़ा हो जाता, क्योंकि 368 के रास्ते से हो जाता। लेकिन आर्टिकल 4 चूंकि मौजूद है, ये पूरे प्रोसेस को आसान कर देता है। ये बोलता है कि अब पार्लियामेंट को किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। सो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1, 2, 3, 4 को देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से स्टेट्स को देखता है कि पार्लियामेंट सिंपल मेजोरिटी से बिना स्टेट से पूछे रातों रात जो है वो स्टेट का नक्शा चेंज कर सकता है, इससे इसको कर सकता है। ये यूनियन की खूबी है। स्टेट्स प्रशासनिक सुविधा के लिए हैं, उनका उद्देश्य ये है, और परमानेंट आइडेंटिटी उनका नहीं है। सो ये रहे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में स्टेट्स का मामला 4 आर्टिकल में बिखरा हुआ है। आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 और 4। आर्टिकल 1 को हम 3 पार्ट में तोड़ते हैं, 1.1, 1.2 और 1.3। कहाँ गया स्टेट्स, एक मिनट।
सो कॉन्स्टिट्यूशन में हमको 4 आर्टिकल्स दिखे और 4 आर्टिकल का ये मतलब है। ये थ्योरी वाला पार्ट रहा कि कॉन्स्टिट्यूशन इसको कैसे देख रहा है। आज के डिस्कशन को हम लोग इसी जगह वाइंड अप करें, और ये कल से जो है, कल हम लोग फिर पॉलिटी का क्लास शेड्यूल कर रहे हैं और कल हम लोग कहानी पे आएंगे, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में कि 1947 से पहले भारत कैसा दिख रहा था टेरिटरी वाइज, 1947 में कैसा दिख रहा है, और इतिहास के अलग अलग बिंदु पे इंडिया के स्टेट्स का कन्फिग्रेशन किस किस तरीके से चेंज हुआ, लीडिंग अप टू जम्मू एंड कश्मीर के चेंज के साथ। सबसे लेटेस्ट चेंज हमारे पास जम्मू एंड कश्मीर को स्टेट से यूटी कर कन्वर्ट कर दिए। किस आर्टिकल का इस्तेमाल किया होगा पार्लियामेंट अगर जम्मू कश्मीर को स्टेट से यूटी में कन्वर्ट कर दिया तो? ये पावर किस आर्टिकल से आ रहा है? 2 से या 3 से? 3 से। क्यों? क्योंकि 2 में बाहर वाले राज्यों के साथ परिवर्तन का अधिकार है और 3 में अंदरूनी है। तो जम्मू एंड कश्मीर पहले से अंदरूनी था तो वो 3 से हुआ। 368 तो करवे नहीं करेंगे ना, आर्टिकल 4 तो कहिए ये रहा है कि आपको 368 के रास्ते नहीं जाने का जरूरत है, ये वाला आपका फर्स्ट कोटा में हो जाएगा। आर्टिकल 4 ये आर्टिकल 2 और 3 को 368 के रास्ते के बजाय सिंपल मेजोरिटी वाले रास्ते से निकाल देता है कि उसको 368 से जाने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि उधर से जाता तो फंस जाता मामला, है ना। चलिए, आज के टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट क्वेश्चन हो तो उठाइए, वरना आज के यूनिट को एक में तैयार कर लीजिए, 1.2 1.3, और कल हम लोग प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में आएंगे, भारत के राज्यों की कहानी कैसे कैसे चल। सिंपल मेजोरिटी से आर्टिकल 4 निकलेगा। देखो हम लोग ये चीज को थोड़ा सा आगे डिस्कस करेंगे, टाइप्स ऑफ मेजोरिटी, टाइप्स ऑफ वोटिंग, वोटिंग कितने तरीके का होता है, मेजोरिटी कितने तरीके का होता है, इस पे हम लोग थोड़ा सा आगे डिस्कस करेंगे। हालांकि एक अभी के समय समझ जाओ, हम 2-3 तरीके से मेजोरिटी वोटिंग डिफाइन करते हैं। एक तरीके का मेजोरिटी होता है जिसको हम कहते हैं सिंपल मेजोरिटी, एक तरीके का मेजोरिटी होता है जिसको कहते हैं एब्सोल्यूट मेजोरिटी, एक तरीके का मेजोरिटी होता है जिसको कहते हैं स्पेशल मेजोरिटी। ये हाउस है, इस हाउस का सीट 100 है, 100 में आज 60 लोग आए हुए हैं। इन 60 लोगों में से जो है 58 लोगों ने वोट दिया, और इन 58 लोगों में से 53 लोगों ने यस बोला। तो ये पूरा बिल यस रहा कि नो रहा, हम ये जानना चाहते हैं। ये सिंपल मेजोरिटी 50% +1 ऑफ हाउस कैपेसिटी है, सॉरी प्रेजेंट एंड वोटिंग है। सिंपल मेजोरिटी कब होगा? ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, यानी कि जो आए भी हैं और जिन्होंने वोट दिया है। यानी कि इसमें सिंपल मेजोरिटी लाने के लिए 58 का आधा कितना हुआ? 29 + 1 30 वोट भी हो गया तो हम इस हाउस से ये पास हो जाएगा। हम कहेंगे कि ये सिंपल मेजोरिटी से पास हुआ, जो कि 50 से कम भी है, लेकिन वो प्रेजेंट एंड वोटिंग पे नापते हैं। एब्सोल्यूट तब कहेंगे जब 50% +1 ऑफ हाउस कैपेसिटी हम देख ले, यानी कि हाउस कैपेसिटी 100 है, प्रेजेंट और वोटिंग से लेना देना नहीं है। एब्सोल्यूट मेजोरिटी इसका कितना होगा? 51, 50 + 1 51। तो अगर 51 वोट पड़ेगा तब जाके कहेंगे कि ये एब्सोल्यूट मेजोरिटी से पास हुआ। स्पेशल मेजोरिटी का को स्पेशल इस चलते कहते हैं क्योंकि इसके कई रूप हैं। हम 368 में स्पेशल मेजोरिटी का एक रूप देखें जो अभी बात किए, इसमें 2 चीजें हैं, 50% +1 ऑफ हाउस कैपेसिटी +2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। ये दोनों एक साथ में होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि हमारे पास 53 लोगों ने वोट दिया है तो यस बोला है, तो क्या ये स्पेशल मेजोरिटी से पास होगा? हम मानेंगे कि 53 पास हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि पहला कंडीशन तो सेटिस्फाई कर दे रहा है लेकिन दूसरा कंडीशन नहीं सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये दोनों साथ में होना चाहिए। हम अलग अलग टाइप का मेजोरिटी क्यों रखे हैं? क्योंकि मुद्दों की गंभीरता अलग है। कोई जो इजियर मुद्दा है उसको हम आसानी से कर लेना चाहेंगे, कोई जो संविधान संशोधन जैसे है तो फिर हम चाहेंगे कि ज्यादा चेक एंड बैलेंस प्रॉपर प्रक्रिया से वो निकल करके आए, है ना। हालांकि जब हम लोग लेजिस्लेचर पढ़ रहे होंगे तब इस पे डिटेल में बात करेंगे, वो वोटिंग का प्रोसेस, FPTP, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, कौन कौन तरीके के वोटिंग होते हैं, वो लेजिस्लेटिव प्रोसेस का हिस्सा है।
अभी के लिए इतना समझिए कि आर्टिकल 4 नहीं होता तो स्टेट्स को चेंज करना टफ हो जाता, फिर वो लंबा लफड़ा से गुजरता। आर्टिकल 4 हो करके उसको आसान कर देता है, बोलता है कि 2 और 3 का यूज किया जाए तो सिंपल मेजोरिटी से निकाल दीजिए, यानी कि पार्लियामेंट के पास फुल कंट्रोल। ऑलराइट, आज के डिस्कशन को फिर हम लोग इसी पॉइंट पे वाइंड अप करेंगे, और किसी के पास डाउट क्वेश्चन है तो क्लियर कीजिए, वरना कल भी हम इसी डिस्कशन में इंडिया के स्टेट्स के हिस्ट्री साइड में हम लोग उतरने जा रहे हैं, है ना। ऑलराइट, ठीक है, फिर कल मिलते हैं। हैव अ ग्रेट डे।